नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास मिडिवल इंडियन हिस्ट्री यूनिट फोर्थ लेक्चर 25 औरंगजेब की दक्षिण नीति डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसी वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण भी देखें। सबसे पहले हम देखते हैं औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब एक महत्वाकांक्षी सम्राट था। वह 1681 से 1707 ईस्वी तक दक्षिण भारत में रहा। 1681 से 1707 ईस्वी तक, मतलब दक्षिण के अभियान ने उसका पूरा जीवन ले लिया। बीजापुर गोलकुंडा पर अधिकार करने और मराठों की शक्ति का दमन करने में व्यस्त रहा। बीजापुर, गोलकुंडा और मराठों की दक्षिण के राज्यों के विरुद्ध औरंगजेब के सैनिक अभियानों के कारण सबसे पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहला है कि बीजापुर तथा गोलकुंडा को जीतकर औरंगजेब मुगल साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा, बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तान शिया मतावलंबी थे, शिया धर्मावलंबी थे। मुसलमानों में भी दो मत होते हैं, शिया और सुन्नी। औरंगजेब सुन्नी मत को मानता था और गोलकुंडा और बीजापुर के जो सुल्तान थे वो शिया मत के थे। तो औरंगजेब शियाओं से घृणा करता था। तीसरा कारण है, बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तान शिवाजी की सहायता करते थे। बीजापुर और गोलकुंडा में अशांति और अराजकता फैली हुई थी और औरंगजेब उसका फायदा उठा करके उन पर कब्जा करना चाहता था। गोलकुंडा एक धन संपन्न राज्य था, तो वहां से वो सारा धन प्राप्त करना चाहता था। औरंगजेब शिवाजी के नेतृत्व में मराठों की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित था। संभाजी ने, जो शिवाजी का पुत्र था, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को अपने यहां शरण दी थी। 1656-57 में गोलकुंडा और बीजापुर के सुल्तानों द्वारा मुगलों से की गई संधियों का पालन नहीं किया जा रहा था और गोलकुंडा के सुल्तान ने शासन की बागडोर दो ब्राह्मण भाइयों को सौंप दी थी, जिनका नाम था मदन्ना और अकन्ना। ये दो मंत्री थे गोलकुंडा में। तो इससे औरंगजेब नाराज हो गया था, क्योंकि सारे डिसीजन यहाँ पर राजा न करके दोनों मंत्री करते थे। अब बात करें औरंगजेब के दक्षिण अभियानों की, तो सबसे पहले बीजापुर की विजय। औरंगजेब के आदेश पर 1665 में जयसिंह ने एक विशाल सेना लेकर बीजापुर की ओर प्रस्थान किया। मिर्जा राजा जयसिंह, जो आमेर का शासक था, उसने। मुगल सेना आगे बढ़ती हुई बीजापुर से 18 किलोमीटर दूर रह गई। बीजापुर के सुल्तान ने दुर्ग की रक्षा की पूरी तैयारी कर ली थी। भरसक प्रयास करने पर भी जयसिंह बीजापुर के दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका, अतः औरंगजेब ने उसे वापस बुला लिया। परंतु मार्ग में ही 12 जुलाई 1666 को बुरहानपुर में जयसिंह की मृत्यु हो गई। 12 जुलाई 1666 को जयसिंह की मृत्यु हो गई बुरहानपुर में। ध्यान रखिएगा, छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो जयसिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हुई बीजापुर अभियान से लौटते समय 12 जुलाई 1666 को। इसके 1676 में दक्षिण के मुगल सूबेदार बहादुर खान ने बीजापुर पर आक्रमण किया। ये बात हो गई। उसके बाद 1676 में वापस अभियान भेजा औरंगजेब ने और दक्षिण का जो मुगल सूबेदार था बहादुर खां, उसको भेजा बहादुर खां को। तो बहादुर खां ने 1676 में वापस बीजापुर पर आक्रमण किया, परंतु उसे भी असफलता का मुंह देखना पड़ा। और फिर 1679 में 79 इसमें दिलेर खां ने बीजापुर पर आक्रमण किया। तो आप देखिए 3 अभियान हो गए
और ये भी सफल नहीं हो पाया। एक तो जयसिंह आमेर का, एक सूबेदार बहादुर खां जो दक्षिण का सूबेदार था 1676 में, और तीसरा दिलेर खां 1665 में, 1676 में, 1679 में। जयसिंह, बहादुर खां, दिलेर खां। उसके बाद तीनों अभियान असफल हो गए। 1681 में औरंगजेब ने शाहजादा आजम जो इसका पुत्र था आजम को बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा और स्वयं भी बुरहानपुर पहुंच गया। 1685 में स्वयं औरंगजेब ने सेना का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। बीजापुर का घेरा 15 माह तक चलता रहा। अंत में खाद्यान्न तथा युद्ध सामग्री समाप्त हो जाने के कारण बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ने 22 सितंबर 1686 को 22 सितंबर 1686 सिकंदर आदिल शाह इसने आत्मसमर्पण कर दिया। तो डेट ध्यान रखिएगा 22 सितंबर 1686। और कौन था बीजापुर में? सिकंदर आदिल शाह। तो इसको बंदी बना लिया गया और इसको खान की उपाधि दे दी गई सिकंदर आदिल शाह को, और 1 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन भी दे दी गई। भाई आप राज मत करो, अब आप आराम करो, 1 लाख रुपए की साल के आपको मिल जाएंगी पेंशन के रूप में। और उसे दौलताबाद के दुर्ग में भेज दिया गया और बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इस तरह से ये जयसिंह, बहादुर खां, दिलेर खां और आजम और फिर स्वयं औरंगजेब, इस तरह से ये सुल्तान सिकंदर आदिल शाह 22 सितंबर 1686 1 लाख रुपए पेंशन दौलताबाद के दुर्ग में भेज दिया। इस तरह से ये बीजापुर का अभियान हो गया, विजय हो गया। अब बात आती है गोलकुंडा विजय की। 1685 में औरंगजेब ने शाहजादे मुअज्जम को, मुअज्जम वहां पर आजम था, यहां पर मुअज्जम है, शाहजादे मुअज्जम को गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मुगल सेना ने हैदराबाद पर अधिकार कर लिया और गोलकुंडा के सुल्तान अबुल हसन को गोलकुंडा के दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। तो हैदराबाद पर तो अधिकार कर लिया मुअज्जम ने, मुगल सेना ने। अब गोलकुंडा का सुल्तान कौन था? अबुल हसन। बीजापुर में कौन था? सुल्तान सिकंदर आदिल शाह। यहां पर था अबुल हसन। तो उसने गोलकुंडा के दुर्ग में शरण लेनी पड़ी उसे। अंत में सुल्तान अबुल हसन ने मुगलों से संधि कर ली, जिसके अनुसार उसने मुगल सम्राट को 1 करोड़ 20 लाख रुपए युद्ध के हर जाने के रूप में दिए। साथ ही उसने 2 लाख हूण, ये मुद्रा थी 2 लाख हूण मुद्रा थी, 2 लाख हूण वार्षिक कर के रूप में देना ये स्वीकार कर लिया। और उसके अलावा मदन्ना और अकन्ना को उनके पदों से हटाना भी स्वीकार कर लिया। 3 बातें हो गई, एक तो संधि हो गई, फिर 1 करोड़ 20 लाख रुपए युद्ध कर जाने के, और संधि में 3 बातें हुई। 1 करोड़ 20 लाख रुपए युद्ध कर जाने के दिए, 2 लाख हूण वार्षिक कर के रूप में देने पे बात हो गई, और मदन्ना अकन्ना को पदों से हटा दिया। 1686 में मदन्ना और अकन्ना की हत्या कर दी गई। तो 7 फरवरी 1687, 7 फरवरी 1687, तो आप देखिए 22 सितंबर 1686 को तो बीजापुर और 7 फरवरी 1687 को गोलकुंडा के दुर्ग को घेर लिया। गोलकुंडा की सेना ने मुगल सेना का डटकर मुकाबला किया, परंतु औरंगजेब गोलकुंडा पर विजय प्राप्त करने को कटिबद्ध था। उसने छल कपट से काम लेते हुए सुल्तान अबुल हसन के एक अफगान सैनिक अब्दुल्ला पानी, सैनिक का नाम क्या था, इसको घूस दी, रिश्वत दी, अब्दुल्ला पानी को रिश्वत देकर के, घूस देकर के अपनी ओर मिला लिया। और 2 अक्टूबर 1687 को गोलकुंडा के दुर्ग के पूर्वी द्वार को रात्रि के 3 बजे खोल दिया उसने, जिससे मुगल सैनिक दुर्ग में प्रवेश कर गए। शीघ्र ही मुगलों ने गोलकुंडा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तो 2 अक्टूबर 1687 को अधिकार कर लिया और सुल्तान अबुल हसन को बंदी बना लिया गया और उसे 50,000 रुपए की वार्षिक पेंशन दे दी गई। तो बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह को 1 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दी और दौलताबाद के दुर्ग में भेज दिया। और गोलकुंडा का जो सुल्तान था अबुल हसन, इसे 50,000 रुपए वार्षिक पेंशन दी, इसे भी दौलताबाद के दुर्ग में भेज दिया। और फाइनली गोलकुंडा का राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब बात आती है मराठों से संघर्ष। तो
तो सबसे पहले बात करें शिवाजी और औरंगजेब। औरंगजेब ने शिवाजी के दमन के लिए शाइस्ता खां को भेजा, शाइस्ता खां इसको भेजा, परंतु 1663 ईस्वी में शिवाजी ने अचानक शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया और शाइस्ता खां बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचा करके भाग निकला 1663 में। 1664 में शिवाजी ने सूरत नगर को खूब लूटा। तो सूरत की लूट कब हुई? शिवाजी ने कब करी? 1664 में। और शाइस्ता खां को 1663 में मार करके भगा दिया। अब बात आती है 1665 की। तो 1665 में जयसिंह ने, आमेर के जयसिंह ने, जो 1666 में मर गया था बुरहानपुर में लौटते टाइम बीजापुर अभियान के दौरान, तो 1665 में जयसिंह ने शिवाजी को के पुरंदर के किले में घेर लिया शिवाजी को, और विवश होकर के शिवाजी को मुगलों से पुरंदर की संधि करनी पड़ी। 1666 में संधि हो गई पुरंदर की। 1666 में शिवाजी आगरा पहुंचे, औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए। वहां उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला, वो नाराज हुए, उन्हें बंदी बना लिया गया, परंतु बड़ी चतुराई से बंदीगृह से भागने में सफल हो गए, महाराष्ट्र पहुंच गए वो आगरा से। 1670 ईस्वी को शिवाजी और मुगलों में पुनः संघर्ष छिड़ गया। शिवाजी ने सिंहगढ़, पुरंदर, कल्याणी, भिवंडी आदि अनेक दुर्गों पर अधिकार कर लिया। 1670 में शिवाजी ने सूरत को पुनः लूटा। तो ये 1664 में लूटा, उसके बाद दोबारा 1670 में भी सूरत को उन्होंने लूटा। औरंगजेब ने शिवाजी के दमन के लिए बहादुर खां को भेजा, परंतु उसे भी असफलता का मुंह देखना पड़ा। तो देखिए इधर बहादुर खां दक्षिण के मुगल सूबेदार था, जिसको बीजापुर के अभियान में भेजा था जयसिंह के बाद। तो वही बहादुर खां को इन्होंने इधर भी भेजा, परंतु यहाँ भी सफल नहीं हुआ। 16 जून 1674 को शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया। तो देखिए ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है 16 जून 1674 शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया, और 14 अप्रैल, ठीक है, तो 16 जून 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक हो गया। अब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद तो संभाजी से संघर्ष। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी ने मुगलों से संघर्ष करना जारी रखा। तो 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, कुछ समय बीमार रहने के उपरांत। कहीं कहीं पर उनको विष दिए जाने का भी उल्लेख मिलता है। उसके बाद संभाजी उनका पुत्र, उसने बागडोर संभाली। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी ने मुगलों का विरोध जारी रखा। 1689 में मुगलों ने संगमेश्वर नामक स्थान पर धावा बोलकर संभाजी को बंदी बना लिया। 1689 में संगमेश्वर नामक स्थान पर संभाजी को बंदी बना लिया, उन्हें यातनाएं दी गई और 21 मार्च 1689 को उनका वध कर दिया गया, मार दिया गया उनको। उसके बाद आता है राजा राम। संभाजी की मृत्यु के बाद उनका भाई राजा राम, जो कि शिवाजी की दूसरी पत्नी ताराबाई का पुत्र था, संभाजी की मृत्यु के बाद उसका भाई राजा राम गद्दी पर बैठा और उसने भी मुगलों से संघर्ष जारी रखा। मुगलों ने रायगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और जिंजी के दुर्ग को घेर लिया। यह घेरा 8 वर्ष तक चलता रहा। 1698 में जिंजी पर भी मुगलों का अधिकार हो गया, परंतु अब संपूर्ण महाराष्ट्र की जनता मुगलों के विरुद्ध उठ खड़ी हुई और 1700 ईस्वी में इस राजा राम का भी देहांत हो जाता है। ताराबाई से संघर्ष। तो ये राजा राम इसका शिवाजी का दूसरा पुत्र था और इसकी पत्नी थी ताराबाई, पत्नी थी इसकी ताराबाई, इस राजा राम की पत्नी थी। तो राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा। मराठा सरदार रामचंद्र, परशुराम त्रियंबक, संताजी घोरपड़े, धन्नाजी जाधव आदि के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों पर अनेक धावे बोले और उन्हें भारी क्षति पहुंचाई। अंत में औरंगजेब हताश हो गया और 3 मार्च 1707 ईस्वी को उसका भी देहांत हो गया। अब बात करते हैं परिणामों की, औरंगजेब की दक्षिण नीति के परिणाम। तो बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लेने से
मराठों और मुगलों के बीच सीधा संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि दक्षिण में कोई बचा ही नहीं, फिर मराठे ही बचे। एक परिणाम तो ये हुआ। दूसरा, दक्षिण के दीर्घकालीन युद्धों ने शाही कोष, शाही खजाने को खाली कर दिया। दक्षिण के युद्धों में मुगलों को धन जन की भीषण हानि उठानी पड़ी। मुगल सैनिकों और अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन नहीं मिलने के कारण उनमें तीव्र असंतोष था। औरंगजेब की अनुपस्थिति में उत्तरी भारत में अशांति और अराजकता फैल गई तथा प्रशासनिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। मराठों का दमन करने में असफल रहने के कारण मुगलों की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा और इससे उनकी सैनिक दुर्बलता प्रकट हो गई। दक्षिण के दीर्घकालीन युद्धों से जनसाधारण की दशा दयनीय हो गई। इन युद्धों के कारण कृषि, उद्योग और व्यापार चौपट हो गए। औरंगजेब की दक्षिण नीति मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी साबित हुई। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, मुगल साम्राज्य का पतन। तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को हम देखते हैं। एक तो सबसे पहला कारण है औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब ने धर्मांधता और असहिष्णुता की नीति अपनाई। दूसरे धर्मों को महत्व नहीं देना, नुकसान पहुंचाना, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, असहिष्णुता। उसकी धर्मांधता की नीति से हिंदुओं में तीव्र आक्रोश व्याप्त था और जाटों, सिखों, सतनामियों और राजपूतों ने विद्रोह कर दिया। इन विद्रोहों का दमन करने में औरंगजेब को धन जन की भीषण क्षति उठानी पड़ी और संपूर्ण साम्राज्य में अशांति और अराजकता व्याप्त हो गई। दूसरा, औरंगजेब की राजपूत नीति। औरंगजेब ने राजपूतों के प्रति कठोर और अपमानजनक नीति अपनाई, अतः उसे मारवाड़ और मेवाड़ के राजपूतों से संघर्ष करना पड़ा। राजपूतों का दमन करने में औरंगजेब को धन जन की भीषण हानि उठानी पड़ी और संपूर्ण साम्राज्य में अशांति और अराजकता फैल गई। औरंगजेब को दक्षिण के युद्धों में राजपूतों का सहयोग भी नहीं मिल सका। औरंगजेब की दक्षिण नीति। दक्षिण के दीर्घकालीन युद्धों और सैनिक अभियानों में औरंगजेब को धन जन की भीषण हानि उठानी पड़ी। दीर्घकाल तक दक्षिण में रहने के कारण प्रशासन छिन्न भिन्न हो गया तथा संपूर्ण साम्राज्य में अशांति और अराजकता फैल गई। अगला है मराठों से दुर्व्यवहार। औरंगजेब ने मराठों के प्रति भी कठोर और अपमानजनक नीति अपनाई, जिससे मराठों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। उसने शिवाजी को आगरा में बंदी बना लिया और अपनी अविवेकपूर्ण नीति से शिवाजी को अपना प्रबल शत्रु बना लिया। औरंगजेब अपने भरसक प्रयासों के बावजूद मराठों की शक्ति का दमन नहीं कर सका। इससे मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को प्रबल आघात पहुंचा। अगला है सिखों से दुर्व्यवहार। औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर का वध करवा दिया, जिससे सिखों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ और वे मुगलों के प्रबल विरोधी बन गए। सिखों ने गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में औरंगजेब का दीर्घकाल तक विरोध किया। अगला है शासन का और सत्ता का केंद्रीकरण। औरंगजेब ने सत्ता और शासन का केंद्रीकरण कर लिया। उसने साम्राज्य के सभी अधिकार अपने हाथों में केंद्रित कर लिए। इस प्रकार प्रशासन का सारा बोझ उसके कंधों पर आ गया, परंतु उसके वृद्ध और शक्तिहीन होते ही प्रशासन शिथिल और छिन्न भिन्न होता चला गया। नेक्स्ट है औरंगजेब का संदेहशील स्वभाव। तो औरंगजेब अपने पुत्रों, संबंधियों और अधिकारियों पर भी विश्वास नहीं करता था। शासन प्रबंध का सारा भार उसी के कंधों पर रहता था। इस कारण उसके पुत्रों को राजनीति और प्रशासन संबंधी शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। इस संदेह और अविश्वास ने औरंगजेब के पुत्रों को भी उसका विरोधी बना दिया। अगला है सृजनात्मक प्रवृत्ति का अभाव। औरंगजेब में सृजनात्मक प्रवृत्ति का अभाव था। उसने संगीत, कला, चित्रकला आदि ललित कलाओं के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। वह निरंतर युद्धों और विद्रोहों के दमन में व्यस्त रहा और देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए प्रभावशाली कदम नहीं उठाए। अयोग्य उत्तराधिकारी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अनेक अयोग्य और दुर्बल शासक गद्दी पर बैठे। जहांदार शाह, मोहम्मद शाह आदि विलास प्रिय शासक थे। बाद में मुगल सम्राट अहमद शाह, आलमगीर शाह आलम द्वितीय
आदि अयोग्य शासक थे जो न तो मुगल साम्राज्य की सुरक्षा कर सके और न ही सुचारू रूप से प्रशासन का संचालन कर सके। शेष हम अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।